everyone. Today we shall be starting with thermal properties of matter. Okay? So thermal properties of matter से हम start करेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम बात करेंगे heat की कि heat क्या होती है. We will be talking about that first and then we will be proceeding. Okay? So first of all, heat is a form of energy which produces sensation of warmthness, or it is a form of energy that flows from one body to another on account of temperature difference. तो पहली बात जो कॉमन है वो है फॉर्म ऑफ एनर्जी की. हीट जो है जो भी है इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है. और वो क्या करती है कि हमें एक सेंसेशन ऑफ वार्मथनेस प्रोड्यूस करती है. जो हीट होती है इट इज़ एसोसिएटेड विथ वार्मथनेस और हॉट फीलिंग. ठीक है. सेंसेशन ऑफ वार्मथनेस मतलब गर्मी लगना. ठीक है. अगर हीट ज़्यादा है तो गर्मी लगती है, ऑब्वियसली बात है. ठीक है. सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ वार्मथनेस, और इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है. एक सेकंड रुक जाओ बच्चों. यस, बहुत इजी चैप्टर है. टेम्परेचर डिफरेंस की यहाँ बात हो रही है कि जो हीट है वो उसके बेसिस पे जो है टेम्परेचर डिफरेंस के बेसिस पे जो है हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है. ठीक है. टेम्परेचर डिफरेंस की यहाँ बात की गई है. अब यहाँ देखो, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जाती है. ठीक है. हीट जो है इट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर. दो बॉडीज़ हैं, दोनों के अंदर हीट है, और ना हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे वो फ्लो करती है. नाउ बिकॉज मूव फ्रॉम हायर काइनेटिक एनर्जी टू लोअर काइनेटिक एनर्जी टू अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम. उन्होंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया कि समझ आ जाए तुम्हें कि क्यों ऐसा हो रहा है. ठीक है. एक मिनट रुक जाओ. यस, तो बस तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि क्यों फ्लो कर रही है. कि मैंने रीज़न बता दिया तुम्हें, क्योंकि बुक्स में नहीं लिखा होता. ये तुम्हारी बुक्स में ना ये रीज़न तुम्हें मिलेगा नहीं. तो मैंने बता दिया कि बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को इन्हें थर्मल इक्विलिब्रियम में लाना है विच बिकॉज ऑफ विच इट फ्लोज. ओके. ना ऐसा यूनिट इज जूल. Old unit used to be calories, which is so common today. Today every single person talks in calories. सब बोलते हैं कितनी कैलोरी की डाइट है, ये कितनी कैलोरीज है. इतना हो गया कि बर्गर किंग का जो मेन्यू है ना, हर आइटम के साइड में उसकी कैलोरीज लिख रखी है, कितनी कैलोरीज है, जिससे यू कैन असेस फॉर योर सेल्फ वॉट यू वॉन्ट टू ईट. इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ लोअर कैलोरी डाइट यू कैन जस्ट असेस फ्रॉम देयर. सो कैलोरी इज़ बेसिकली यूनिट ऑफ हीट. सब सोचते हैं कि ये कैलोरी क्या होता है, एक कैलोरी कितना होती है. तो एक कैलोरी इज़ 4.18 जूल्स. इट्स बेसिकली हीट. जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी में उसको ब्रेक डाउन करके हीट प्रोड्यूस होती है, राइट. सो दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ योर बायो पार्ट हियर. सो आई डोंट हैव एक्सपर्टीज हियर, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि हीट से रिलेटेड है. ठीक है. हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है मतलब हम ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा ब्रेक डाउन चल रहा है. ठीक है. सो दिस इज इट. Now 1000 calories would be 1000 into 4.2 joule. देखो 4.18 होता है, बट फॉर ईज वी टेक इट टू बी 4.2. जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जी, उसकी वैल्यू 9.8 होती है वैसे तो. ठीक है. बट हम 10 ले लेते हैं बिकॉज हर जगह 10 बहुत ईजी रहता है यूज़ करना. करेक्ट. सो सेम विथ कैलोरीज. नाउ 4000 इंटू 4.2 जूल विल गेट 4200 जूल्स. ठीक है. तो बेसिकली कैलोरी एक काफ़ी बड़ा यूनिट है. 4.2 जूल्स मिलकर एक कैलोरी को बनाते हैं. पुराने जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादातर बड़े ही होते थे. देखो जूल ज़्यादा स्पेसिफाइड है, मतलब जूल्स में ज़्यादा सेक्शन है ना. 4 जूल्स बन के एक कैलोरी बनाते थे, मतलब तुम्हारी 4 जूल्स हैं ये बन के एक कैलोरी बनाते थे. ठीक है. तो ये इतना बड़ा कैलोरी है. तो एक कैलोरी हो या 2 कैलोरी हो, इसके बीच में कोई लेवल नहीं है. पर जूल्स को तुम देखो तो 2 कैलोरीज में 8 लेवल्स हैं जूल्स के. मतलब तुम 1 जूल इतना होगा तो तुम बिल्कुल एग्जैक्टली बता सकते हो, बिल्कुल प्रिसाइजली बता सकते हो कितना जूल्स है. जैसे अगर किसी बंदे ने इतना खाना खाया, उसको बताना है कि इतना कितना है, कितनी हीट रिलीज हुई. ठीक है. तो कैलोरी में तो बंदा क्या बोलेगा, क्योंकि ये आधी कैलोरी भी नहीं है तो बहुत वियर्ड सा नंबर आ जाएगा. बट जूल्स में आसानी से बोल जाएगा 3 जूल्स, और कैलोरी बोलो तो ये 1 कैलोरी से भी कम है. तो बेसिकली कैलोरी एक काफ़ी पुराना यूनिट है, इसलिए वो काफ़ी बड़ा है. उसमें स्पेसिफिकेशंस नहीं है, उसमें ज़्यादा डिविजन्स, एक्यूरेसी, प्रिसिजन नहीं है. समझ रहे हो ना. ठीक है. आगे देखो, टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ अ बॉडी. सेम ये जो है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ वार्मथनेस. ठीक है. हीट तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एक सेंसेशन को प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है. और दैट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज अ बेटर डेफिनेशन रादर. ठीक है. पर टेम्परेचर जो है वो तो मेरली डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ बॉडी है. मतलब एक बॉडी गर्म है या ठंडी, कितनी गर्म है कितनी गर्मी, उसका मेजर है. एक टाइप ऑफ स्केल है टेम्परेचर. स्केल्स ऑफ टेम्परेचर नाउ. ठीक है. ओके, लुक एट दिस. Scales of temperature.
बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर स्टैंडर्ड. ठीक है, पानी एक लिक्विड ले लिया जो कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है, सब पीते हैं, सब यूज़ करते हैं, उसको हमने स्टैंडर्ड बना लिया. बॉइलिंग देखोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस. इक्वल पार्ट्स हैं 100. ठीक है. फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट इज़ द बॉइलिंग टेम्परेचर. फ्रीजिंग टेम्परेचर इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. इक्वल पार्ट्स हो गए 180. दिस इज़ मोर प्रिसाइज एज इसको ज़्यादा स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. ठीक है, इसमें ज़्यादा तुमने स्मॉल पार्ट्स, तुमने 180 स्मॉल पार्ट्स कर रखे, मतलब एक एक छोटे छोटे पार्ट का एक पूरा फ़ारेनहाइट है. रोमर स्केल जो था काफ़ी पुराना स्केल था, अब तो यूज़ भी नहीं होता. दूध वाले लोग ज़्यादा यूज़ करते थे इसे. तो बॉइलिंग पॉइंट था 80 और फ्रीजिंग पॉइंट था 0 वाटर का. ठीक है, और इक्वल पार्ट्स सिर्फ 80. मतलब इतने कम इक्वल पार्ट्स, दे वुड बी वेरी यूजलेस. बिकॉज किसी बंदे का मतलब जब तुम्हारे कम इक्वल पार्ट्स होते हैं ना, तो तुम्हारे पास कम ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, तुम 10 रूमर बोलोगे या 6 रूमर. ठीक है, अब क्या होगा कि अगर तुम फ़ारेनहाइट लो तो उसमें तो 180 इक्वल पार्ट्स हैं, 100 इक्वल पार्ट्स ज़्यादा हैं. तो एक एक फ़ारेनहाइट में तुम एक छोटे छोटे टेम्परेचर डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, इसलिए हम इसे मेडिकली भी यूज़ करते हैं. बट रूमर स्केल में तुम छोटे छोटे टेम्परेचर डिफरेंस को कर ही नहीं सकते. तुम्हारे बहुत गैप आते हैं और वो बहुत अनप्रिसाइज है, तो इसको बंद ही कर दिया. बट इट वॉज देयर. ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट अगेन इन केल्विन विच इज़ द एब्सोल्यूट स्केल. ये सबसे अच्छा स्केल है और इसी स्केल में सब कुछ हम मैनेज करते हैं. ठीक है, व्हेन वी से समथिंग इज़ प्रोपोर्शनल टू समथिंग, हम यूजुअली बोलते हैं अगर हम किसी भी चीज़ को टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल बताते हैं, हम जनरली उसको केल्विन के साथ लिखते हैं. वी ऑल्सो राइट proportional to absolute temperature, which means we are representing the absolute scale. It only has 100 equal subdivisions, but it is much more absolute and precise and truer than Fahrenheit and Celsius, because Celsius is the degree ऑफ फिजिक्स. जो तुमने डिग्री और रेडियन पढ़ा होगा, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स है स्पेशली, डिग्री एंड रेडियन यू मस्ट हैव रेड. ठीक है, तो डिग्री जो है वो तो एक बच्चों का यूनिट है. मतलब जब तुम बच्चे थे तब से तुम डिग्री सुनते आ रहे हो और अचानक से तुम्हें 11th क्लास में रेडियंस के बारे में बताया. तो रेडियंस बहुत अच्छा यूनिट है. इट्स बेस्ड ऑन सर्कल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, राइट. बट जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है वो है तुम्हारा डिग्रीज. तो यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. बहुत ज़्यादा ओवररेटेड यूनिट है. बचपन से तुम डिग्री सेल्सियस में सुन रहे हो, पर रियल यूनिट जो है केल्विन है, जो असलियत में टेम्परेचर से रिलेटेड है. समझ रहे हो. तो रेडियंस भले ही ज़्यादा तो लोगों को पता नहीं है, पर वो ज़्यादा अच्छा यूनिट है. सेम विद केल्विन. ठीक है. रिलेशन बिटवीन ऑल द स्केल्स. नाउ C - 0 divided by 100 - 0 is equal to F - 32 divided by 212 - 32 is equal to R - 0 divided by 80 - 0 is equal to K - 273 divided by 373 - 273. अब ये कैसे लिखा? NT जो तुम्हारा टेम्परेचर ऑन स्केल है, जो तुम्हें कन्वर्ट करना है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, तो दिस विल बी C upon 100 C upon 100 divided by F - 32 divided by 180 is equal to R - 0 है अगेन उसका फ्रीजिंग पॉइंट, डिवाइडेड बाई 80 - 0 एंड दिस K - 273 डिवाइड बाई 373 - 273. ठीक है, बेसिकली तुम्हें क्या करना है, NT - FP डिवाइड बाई बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट. तो इससे तुम्हारा एक अच्छा सा तुम्हारा ये बन के आ जाता है, वरना तुम ऑन द स्पॉट भी कर सकते हो. ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील. ओके, बट जब तुम ज़्यादा क्वेश्चंस करते हो तुम्हें ये वैसे ही याद हो जाता है. यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट. अब यहाँ देखो रिलेशन बिटवीन, हाँ बेटा माइक ला रही हूँ, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. तो ये स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये दो स्केल्स हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है बेटा, C/5 जो तुमने लिया उसको तुमने क्या किया था, बेसिकली तुमने किया था C - 0 डिवाइडेड बाई 100 - 0 एंड यहाँ F - 32 डिवाइडेड बाई 212 - 32. तो ये 180 आ गया था, यहाँ पे 100 आ गया था. काट के तुमने 5/9 कर दिया. ठीक है, सही. अब तुमने F को इधर लिख लिया, तो F को तुम लिख सकते हो 9C/5 + 32. सो F विल बिकम योर Y. 9C/5 विल बिकम योर MX, बिकॉज यहाँ पे C है जो कि एक वेरिएबल है, उसको तुम X मान लो, प्लस C क्या होता है तुम्हारा y इंटरसेप्ट या कांस्टेंट. ठीक है, तो वो तुम्हारा 32 आ गया. ये बिल्कुल इक्वेशन ऑफ लाइन से रेजोनेट करता है, नहीं, Fy = mx + c की फॉर्म का ये. तो तुम्हें पता चलेगा कि ग्राफ बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज़ नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन. तुम्हें स्ट्रेट लाइन मिलेगी इधर. 32 से स्टार्ट होंगे बिकॉज 32 y इंटरसेप्ट है और 212 इधर.
तो 32 से जब स्टार्ट होंगे, मतलब जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है दैट इज़ इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, यही बात हुई ना। तो यहीं से स्टार्ट होंगे हम, और सी को हम यूजली जो है एक्स एक्सिस पे लेते हैं ना, जनरली वी टेक एफ ऑन वाई एक्सिस एज वी नो डिग्री सेल्सियस एंड हैव टू फाइंड एफ। यूजली क्या होता है कि बच्चों को ये कहा जाता है कि तुम फ़ारेनहाइट में निकालो टेम्परेचर, बिकॉज डिग्री सेल्सियस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस जो है बच्चों को एक तरीके से आदत हो चुकी है, तो वो बोलते हैं कि उस डिग्री सेल्सियस को तुम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में नहीं कन्वर्ट करना है, बिकॉज एटलीस्ट जो इंडिया के बच्चे हैं और जो ज़्यादातर हमारी इंडियन टेक्स्ट बुक्स हैं, हमारे इंडियन एग्जाम्स हैं, तो इंडिया में क्या चलता है, डिग्री सेल्सियस चलता है। यूएस में ना लोग ऐसे बोलते हैं सो हॉट इट्स 80, एंड लोग सरप्राइज हो जाते हैं, जो इंडियंस वहाँ जाते हैं तो शुरू में सरप्राइज हो जाते हैं कि 80 क्यों बोल रहा है, 80 डिग्रीज टेम्परेचर। तो 80 डिग्रीज से वो मान लेते कि 80 डिग्रीज तुम समझ रहे हो कि 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और जैसे इंडिया में आके हम बोल देते हैं 40 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, गर्मी हो रही है, तो यूएस वाला बंदा आएगा वो सोचेगा कि ये 40 डिग्री में क्या गर्मी है, 40 डिग्री तो काफ़ी ठंडा है। मतलब उनके लिए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ही ज़ीरो हुआ ना, उनके लिए तो 0 इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सही। तो वो सोचेंगे इसी तरीके से कि 40 तो बहुत कम टेम्परेचर है, कहाँ से इनको गर्मी लग रही है, 40 उनके लिए तो कम ही रहेगा, राइट। तो यही बात है, मतलब 40 माइनस 32 8/9 इंटू 5 हो जाएगा, तो 8/9 अप्रॉक्सीमेटली 5 तुम मान लो डिग्री सेल्सियस, इतना सा टेम्परेचर, मतलब उनके लिए 5 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। जो टेम्परेचर है उनको 5 डिग्री फ़ारेनहाइट ही लगेगा। नहीं, उल्टा मैंने कन्वर्ट किया, जो भी कन्वर्ट किया उसको तुम भूल जाओ, भी तुम मन में ऐसे ही होता है रात के 11 बजे, ठीक है, तो उसको तुम छोड़ दो। तो उनको उनके लिए तो ठंडी होगी ना 40 डिग्री, वो सोचेगा अपने मन में कि यार 40 डिग्रीज तो काफ़ी ठंडा टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसलिए जो है इन्होंने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कन्वर्शन दिखाया। और इंडिया में अगर तुम रहो तो तुम्हें जनरली सेल्सियस दिया जाएगा और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज सेल्सियस तो हमारे खून में है, ठीक है। पैदा होते से ही बच्चे को पता रहता है सेल्सियस क्या है, राइट, ठीक है। तो सेल्सियस के साथ ही हम रिलेशन देखते हैं, बिकॉज एक तो बात है कि सेल्सियस हम बहुत यूज्ड टू हैं, दूसरी बात कि सेल्सियस के साथ ही सेल्सियस को हम जनरली एक्स एक्सिस में लेते हैं क्योंकि हमें सेल्सियस दिया रहता है और हमें फ़ारेनहाइट निकालना होता है। अब यहाँ देखो रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल, ठीक है। यहाँ देखो, जब तुम्हें सेल्सियस एंड केल्विन स्केल का रिलेशन निकालना था, अगेन यही आया तुम्हारा C/5 इक्वल्स K - 273 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि दोनों के नीचे 100 था, सही ना, वो भी 373 - 273 100 था, ये भी 100 - 0 100 था, तो C इक्वल्स K - 273। तो ये तो बिल्कुल y इक्वल्स mx प्लस सी की फॉर्म की हो गई इक्वेशन। तो इसको बिल्कुल इन्होंने क्या लिख दिया, y इक्वल्स mx प्लस सी की फॉर्म में इन्होंने, क्योंकि k इक्वल्स C + 273 को तुम बिल्कुल y इक्वल्स mx प्लस सी की फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये भी स्ट्रेट लाइन आएगी। हाउ डिड केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट स्केल हैपन, कैसे हुआ, ये स्केल बना कैसे। तो पहली बात, जो बॉयल्स लॉ था तुम्हारा, ठीक है, वो कहता था प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। हियर P इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1/V, ठीक है। PV इक्वल्स कॉन्स्टेंट आ गया था बॉयल्स लॉ के हिसाब से, चार्ल्स लॉ के हिसाब से आ गया था V/T इक्वल्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। फॉर गिवन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। गेलुसैक्स लॉ के लिए आ गया था प्रेशर P/T इज कॉन्स्टेंट। देखो इसका एक मैं बताती हूँ तुम्हें, बॉयल्स लॉ से तुम्हें याद रखना है कि बॉयल, ठीक है, बॉयल यानी कि टेम्परेचर, तो ये तुम्हें याद आना चाहिए कि बॉयल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट है। चार्ल्स, जो किंग्स चार्ल्स थे, जो चार्ल्स थे ब्रिटेन के, काफ़ी प्रेशर डालते थे लोगों पे, पता है, इंडियन सब्जेक्ट्स पे, गवर्नमेंट पे, हर किसी पे बहुत प्रेशर डालते थे। उनकी बात ही मत करो तुम, अंग्रेज़ों की बात करते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत बुरी बुरी चीज़ें याद आ जाती है जो हुआ था उस ज़माने में। तो चार्ल्स नाम से ही बहुत बकवास प्रेशर वाली चीज़ें याद आती कि हमें कितना प्रेशर हम पे डालते थे, दिमाग पे प्रेशर बन जाता है। तो तुम ये याद रख लो कि चार्ल्स लॉ से प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन बचा।
गेलू-सैक्स लॉ, एक गे आदमी, इसने पता है इसने वॉल्यूम के ही लॉज बनाए हैं, इसके वॉल्यूम का ही लॉ था, ये तो मुझे पता है। तो इसके लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, जो भी कांस्टेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P/T इक्वल्स कांस्टेंट, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और एक और आता है अवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। तो उस अवोगाड्रोस लॉ में तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, T डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो जब तुम कंबाइन करोगे तो तुम्हें मिलेगा, एक तो PV/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो बहुत ईजिली मिल जाता है। फिर फर्दर तुम उसे कंबाइन करोगे तो तुम और रीअरेंज करोगे तो यू विल गेट PV इक्वल्स NRT। देखो V इक्वल्स बेसिकली V इक्वल्स UT अपॉन P, NT अपॉन P, ठीक है। और R उन्होंने कांस्टेंट लगा लिया, तो P को ऊपर ले जाओ तो PV इक्वल्स NRT आ जाता है। इसकी एक ट्रिक है, परवर्ट में ER की जगह सब कुछ है। परवर्ट की स्पेलिंग एक तो मैंने थोड़ी गलत लिखी है, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, बट मैंने जानबूझ के गलत लिखी है जिससे आसानी हो जाए। तो P प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल्स URT। RT पता है तुम्हें, U जो है वो है तुम्हारा, U बताओ जल्दी, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ देखो, प्रूफ फॉर PV इक्वल्स NRT। बॉयल्स लॉ से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P, V is inversely proportional to P, V is directly proportional to T, V is directly proportional to N। combine करो, V is directly proportional to NT upon P, hence PV is directly proportional to NT, PV equals NRT। आ गया, बहुत सिंपल, समझ गए। अब ये देखो, if pressure is inversely proportional to volume, what will happen when we increase temperature and pressure, and when we increase temperature, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो विल बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम इंक्रीज। गेलू-सैक्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन था कि जब प्रेशर है वो वॉल्यूम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो क्या ये दोनों इंक्रीज़ होंगे? गेलू-सैक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि प्रेशर इंक्रीज़ होना चाहिए, और चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज़ होनी चाहिए। सो इज़न्ट बॉयल्स लॉ वायलेटेड? How can both increase when they are inversely proportional? One has to become lesser for the other to increase, right? तो ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने अपने 4 से 5 टीचर्स को भेज दिया था, फ्रेंड्स को भेज दिया था, सबको भेज दिया था। ये क्वेश्चन बड़े से पैराग्राफ में टाइप करके भेज दिया। मैं भूल गई कि भैया बॉयल्स लॉ में कंडीशन है, pressure is inversely proportional to volume only when temperature is constant। और ये कंडीशन मुझे याद नहीं रही, और मैंने ना तभी ये लॉस पढ़ा था, और मैंने जल्द में सोचा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको भेज देती हूँ। मेरे खुद के मन में बहुत डाउट्स थे इसके बारे में, तो मैंने बस भेज दिया। और फिर ना मेरे टीचर्स ने ना रिप्लाई भी ऐसे वियर्डली किया, व्हाट डू यू मीन, और क्वेश्चन मार्क लिख के भेजा। तब मुझे लगा कितने रूड लोग हैं यार, इनको मेरा क्वेश्चन नहीं समझ आया। फिर मुझे बाद में आप रियलाइज़ हो रहा है, पढ़ के एम्बैरेसमेंट हो रहा है कि क्यों भेजा राइट। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रेशर इज कांस्टेंट। मैंने सोचा कि मुझे फ्यूचर में भी ये डाउट आएगा, तो मैंने अच्छे से लिख भी लिया। ये सच नहीं है, मुझे नहीं आया ऐसा डाउट। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T only when pressure is constant, Charles law, or pressure is directly proportional to T only when volume is constant, Gay-Lussac law। So Charles law works only at constant pressure। तो Charles law जो तुम्हारी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ जब तुम्हारा तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट हो तभी काम करता है वो लॉ। और गेलू-सैक्स लॉ सिर्फ तभी काम करता है जब तुम्हारी वॉल्यूम कांस्टेंट हो, और बॉयल्स लॉ सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंसी पे काम करता है। और हर सिचुएशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज कांस्टेंट, बिकॉज ईदर वन इज कांस्टेंट इट वोंट वायलेट एनी लॉ। इन सब में से एक भी कांस्टेंट हो जाना तो कोई भी लॉ वायलेट नहीं होता है। इफ़ नथिंग इज कांस्टेंट और प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आर ऑल इंक्रीजिंग, इट वोंट वर्क, नन ऑफ द लॉस विल वर्क। अगर सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं रखा है, तो कोई भी लॉ नहीं काम करेगा। प्लस ये लॉस की बहुत सारी सिचुएशन होती है बेटा, तुम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं होगा, बट ये जो लॉज हैं वो सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए काम करते हैं, सिर्फ आइडियल कंडीशंस में काम करते हैं। जब तुम टेम्परेचर को हाई रखते हो, प्रेशर को लो रखते हो, तब जाके ये काम करते हैं। बहुत सी कंडीशंस आती हैं, तो ना
तो इन लॉज की जो कंडीशंस हैं इन्हीं के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा इस लॉ में ये सब झंझट रहती है, पर ये ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ अपने आइडियल गैसेस के लिए काम करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और ना उनके बीच में ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना ही कोई कुछ भी, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन ही नहीं है, ऐसी होती है आइडियल गैसेस और सिर्फ उनके लिए काम करती हैं। तो ये लॉज इतने ज़्यादा तुम्हें ऐसे नहीं सोचने हैं, क्योंकि ये लॉज वैसे भी रियल गैसेस के लिए काम करते ही नहीं हैं, ठीक है। तो रियल कंडीशंस में कहाँ तुम इसको अप्लाई करने की सोच रहे हो, राइट। अब आगे देखो, ठीक है, अब आगे देखो, चलो आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है, ये इन्होंने ग्राफ दे रखा है, ठीक है। इस ग्राफ में इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने P वर्सेस T का ग्राफ प्लॉट कर रखा है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो अब प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में क्या लिखा है, दे नियरली स्ट्रेट लाइन। प्रेशर टेम्परेचर तुम्हारे डिग्री सेल्सियस में, देखो टेम्परेचर जब केल्विन में होता है तभी तुम्हारा ग्राफ प्रोपोर्शनल आता है, एकदम प्रोपोर्शनल ग्राफ, यानी कि वो बिल्कुल ऑरिजिन से पास करेगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन तो किसी भी ग्राफ में हो सकती है, बट प्रोपोर्शनल जब ग्राफ होता है ना तब स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ऑरिजिन से पास करती है, तब उसे हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ये नियरली स्ट्रेट लाइन है, इन लाइंस को तुम देख सकते हो, नियरली स्ट्रेट लाइन है बट कोई सी भी ऑरिजिन से पास नहीं कर रही, क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर ले रखा है, राइट। तो फॉर डिफरेंट वॉल्यूम्स वी आर गेटिंग डिफरेंट लाइन्स, मतलब अलग अलग तुम वॉल्यूम ले रहे हो तो तुम्हारी लाइन्स भी अलग अलग आ रही हैं। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो पूरी लाइन में कांस्टेंट वॉल्यूम चल रही है, इस पूरी की पूरी लाइन में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अलग अलग वॉल्यूम के लिए तुम्हारे पास अलग लाइन्स आ रही हैं। इफ़ वी कीप डिक्रीजिंग टेम्परेचर फॉर गैस, ideally we will reach a temperature where its pressure becomes zero, practically impossible, so they believe। तो अगर हमने टेम्परेचर जो है एक्स एक्सिस में, ठीक है, तो हम उसको डिक्रीज़ करते गए, मतलब हम पीछे जाते गए नेगेटिव्स में जाते गए, मतलब नेगेटिव टेम्परेचर तुम्हें पता है कि काफ़ी कम रहता है, -15 डिग्री सेल्सियस अगर कहीं पे टेम्परेचर हो गया तो मानो वो जगह तो फ्रीज़ हो गई है ना, बर्फ़ बन गई वो जगह, है ना। तो हम उसको टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर जा रहे -40 डिग्री सेल्सियस, मैंने पता नहीं यकूत्सा क्या कहाँ पे होता है टेम्परेचर, इतना ठंडा होता है कि गर्म चाय को तुम फेंको ना तो गर्म चाय फ्रीज़ हो जाती है। और ना उस टेम्परेचर में जो कुछ एडवेंचरस लोग होते हैं, एक यूट्यूबर भी था जिसकी रिसेंटली डेथ हो गई, आई थिंक 50 कुछ ईयर्स में उसकी डेथ हुई है, तो ना वो क्या करता था, वो स्किनी डिपिंग करता था। स्किनी डिपिंग क्या होता है कि तुम बिल्कुल अपने ना नेकेड हो जाओ, मतलब जस्ट लिटिल बिट तुम क्लोथ्स पहनो, और फिर तुम एक बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है और बहुत ठंडा पानी है, मे बी बर्फ़ जैसा पानी है, और या फिर बर्फ़ ही बना हुआ है, और तुम उस पर कूदो, ठीक है, बिना किसी क्लोथ्स के, और इतने गंदे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे ठंड इतनी हो रही है। I don't know if it is advisable or if it has any health benefits. I don't think so, but क्योंकि मैं अभी बायो कर नहीं रही हूँ तो मुझे पता नहीं है कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं या नहीं, बट लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, एंड इट इज़ एन एडवेंचर स्पोर्ट। एंड एडवेंचर तो पी अगर तुम लोगों ने ले रखा है तो तुम्हें पता होगा कि एडवेंचर मतलब कि उसमें रिस्क होते हैं, और अगर सेफ्टी नहीं अपनाई तो इट कैन कॉज अनवांटेड आउटकम्स, है ना। तो दैट्स व्हाट हैपन्स। तो बहुत ज़्यादा जो कम टेम्परेचर होता है ना, -40s वगैरह में जाता है, उसमें लोग स्किनी डिपिंग वगैरह करते हैं। तो उस यूट्यूबर की रिसेंटली डेथ भी हो गई, ही सेलिब्रेटेड वन ऑफ हिज बर्थडेज एंड 2-3 days later ही डाइड, दैट वाज हिज लास्ट वीडियो। चलो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस अ लॉट, ठीक है। तो टेम्परेचर इसने बहुत कम कर दिया, ठीक है। आइडियली वी विल रीच अ टेम्परेचर वेर इट्स प्रेशर बिकम जीरो, मतलब इतना कम कर दे कि एक टेम्परेचर आएगा जहाँ पे प्रेशर भी जीरो हो गया, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सोचो किसी गैस का प्रेशर जीरो, सो दे बिलीव दैट देयर इज़ अ सर्टेन टेम्परेचर वेर प्रेशर इज़ ज़ीरो, ठीक है। प्रेशर ज़ीरो हो गया, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में प्रेशर ज़ीरो हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर ज़ीरो हो गया, ठीक है। तुम मतलब इतना तुम पीछे पहुँच गए कि टेम्परेचर तो ज़ीरो, मतलब कि क्या कहें, टेम्परेचर तो नेगेटिव्स में ही कम होता है, मतलब नेगेटिव टेम्परेचर इज़ लेसर देन 0 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी ज़्यादा ना मुझे पैराडॉक्स लगता है हर चीज़ में। पैराडॉक्स की बात सुनते ही फ्लूइड्स का हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स याद आ जाता है, बट मुझे हर चीज़ में पैराडॉक्स लगता है कि ये कैसी बात है, मतलब प्रेशर ज़ीरो है पर टेम्परेचर अगर मैं ज़ीरो बोल देती गलत बात होगी, बिकॉज टेम्परेचर इज़ नॉट ज़ीरो, टेम्परेचर विल बी इन नेगेटिव। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा, तो यहाँ पे ये टेम्परेचर को तुम क्रॉस कर दो, मेरे नोट्स में हल्की सी गलतियाँ रहती हैं, ठीक है। और वॉल्यूम तो जो है, वॉल्यूम यहाँ पे स्लोप ज़ीरो हो जाएगा ऑब्वियसली, अगर इस एक्स एक्सिस पे तुम आ गए हो तो बेसिकली लाइन जो है एक्स एक्सिस से मिल गई तो वॉल्यूम भी ज़ीरो हो गई, प्रेशर भी ज़ीरो हो गया। हैंस दे मेड
केल्विन स्केल टू शो दिस एब्सोल्यूट ज़ीरो। इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस। सोचो इतना ठंडा टेम्परेचर, -300 डिग्री सेल्सियस के करीब का टेम्परेचर, मतलब इतना, तो मतलब क्या ही बताएं कितना ठंडा टेम्परेचर होगा। मतलब यहाँ पे बोला है कि इतने टेम्परेचर तक तुम अगर किसी गैस को इतना कूल डाउन कर दो ना, इतना ज़्यादा, इतने टेम्परेचर तक तुमने उसे कूल डाउन कर दिया समझो उस गैस को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इतने टेम्परेचर तक कूल डाउन करने के बाद जो मॉलिक्यूल्स है ना बिल्कुल रुक से जाएंगे, उनका प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, उनके बीच का जो प्रेशर है, जो अपने ऊपर एक दूसरे से कोलाइड करके जो उन पर प्रेशर लग रहा था वो ज़ीरो हो जाएगा, बिल्कुल मूवमेंट उनका ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, वॉल्यूम उनकी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें उसके बारे में ज़ीरो हो जाएगी। और ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सा टेम्परेचर है और इसको बोलते हैं दी एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है। तो पता है तुम्हें कि सेल्सियस स्केल में अगर तुम ज़ीरो की बात करो तो ज़ीरो तो बिल्कुल यहाँ पे आता है, यहाँ पे तो प्रेशर क्या ज़ीरो, प्रेशर इतना हाई चल रहा है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। तो यहाँ पे ज़ीरो जो टेम्परेचर मैंने शायद लिखा है दैट इज़ नॉट डिग्री सेल्सियस वाला ज़ीरो, इट्स केल्विन वाला ज़ीरो। केल्विन के स्केल पे ज़ीरो टेम्परेचर हो जाता है उस पॉइंट पे, मतलब उस पॉइंट को इन्होंने क्या कहा, ये बिल्कुल सबसे कम टेम्परेचर पॉसिबल है, मतलब इससे लो टेम्परेचर तुम कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए ना ज़ीरो केल्विन, इस टेम्परेचर को ज़ीरो केल्विन नाम दे दिया। और हमने इसको एब्सोल्यूट स्केल नाम दिया क्योंकि जो केल्विन स्केल है, ज़ीरो उसका सबसे छोटा टेम्परेचर है। जैसे सेल्सियस में तुम ज़ीरो से पीछे चल जाओ, -40 डिग्री, माइनस में तो टेम्परेचर हमारे राजस्थान में ही चला जाता है, जब ठंडी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा तो -1 तक टेम्परेचर चला जाता है। तो अच्छा आई एम नॉट श्योर, बट हाँ माइनस में कभी कभी चला जाता है, -1, 2, 3 तक टेम्परेचर चला जाता है आराम से, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो जो है हमारे फ्रिज में टेम्परेचर होता है, पर जो केल्विन का ज़ीरो है ना वो लैबोरेटरीज़ में भी हम क्रिएट नहीं कर पाए। रियल लाइफ में तो यूनिवर्स में कहीं हो तो हो ये टेम्परेचर, पर यूनिवर्स में भी शायद ये टेम्परेचर कहीं पे भी, शायद स्पेस का टेम्परेचर होता है ज़ीरो केल्विन, आई एम नॉट श्योर, बट स्पेस का इस टाइप का कोई टेम्परेचर होता है, पर ये टेम्परेचर हम रियल लाइफ में बेटा नहीं हम ढूंढ पाए हैं। अर्थ पे तो हम ये टेम्परेचर को बना भी नहीं पाए, मतलब लैब में तो क्या नहीं बना देते, पर लैब में हम एक टेम्परेचर नहीं कूल डाउन कर पाए, हमारे पास ऐसी मशीन नहीं है जिससे हम इतना कूल डाउन कर दें। प्लस इतना कूल डाउन होने से कई टाइम पहले जो गैस है वो एक तरीके से उसके मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे, वो लिक्विड बन जाएगी, मतलब इतने कम में वो गैस रहेगी ही नहीं, गैस वोंट रिमेन गैस। तो वही बात है, ठीक है। तो यही केल्विन स्केल की शुरुआत, केल्विन